अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा फिज़िक्स एकेडमी। तो आज से हम जो है वो एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सारे जो पास्ट पेपर्स हैं एनईडी के उनको हम सॉल्व करेंगे और ई कैट की प्रिपरेशन में इंशाल्लाह जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, उनसे रिलेटेड जो भी पास्ट पेपर्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो होगी ये होगी 2021 के फ़िज़िक्स के सेक्शन के बारे में। जो एनईडी का ई कैट का पेपर आया था 2021 में, उसका फ़िज़िक्स सेक्शन आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था रिलेटेड टू फिज़िक्स, द हेलीकॉप्टर ऑफ वेट 3920 न्यूटन इज़ मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड इज़। एक हेलीकॉप्टर है, वो इतनी फोर्स के साथ जो है, इतना वेट है उसका और वो ऊपर की तरफ उठ रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब याद रखिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी चाहे जितनी भी हो, 4 है ना, लेकिन है वो कांस्टेंट। तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। ऐसी सूरत में जो हेलीकॉप्टर का वेट है, याद रखिए फोर्स भी उतनी ही अप्लाई होगी। ठीक है। हाँ, अगर जो है वो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती तो फिर मैं क्या कहता, फिर मैं ये कहता कि जो फोर्स है, टोटल फोर्स या हम उसे नेट फोर्स कह सकते हैं, वो बराबर होती वेट प्लस एम ए के। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेटिंग प्रोड्यूसिंग जो फोर्स थी, यानी कि हम हेलीकॉप्टर का मास लिखते और उसको मल्टीप्लाई करते एक्सेलरेशन में। फ़िलहाल अगर इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है और 3920 ही है वेट, तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो उतने ही न्यूटन आएगा जितना कि उस हेलीकॉप्टर का वेट है, 3920 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2, एक एसी जनरेटर है जिसको कनेक्ट किया गया है एक ट्रांसफार्मर से। ठीक है ना, एसी जनरेटर था, फिर उसको एक ट्रांसफार्मर से जोड़ा जो सप्लाई कर रहा है पावर 240 वोल्ट पर। 240 वोल्ट पर वो पावर को सप्लाई कर रहा है और करंट है 0.7 एम्पियर, यानी कि हमें वोल्टेज गिवन है और हमें करंट गिवन है। और फिर हमने उसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ट्रांसफार्मर का जो दूसरा एंड था उसको हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया जो 24 वाट का है, उसकी पावर 24 वाट है और वोल्टेज भी गिवन है 24 वोल्ट। एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होगी ये हमें मालूम करना है। तो अब देखिए, अगर बात की जाए एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट पावर कितनी है डिवाइडेड बाय इनपुट पावर और देन मल्टीप्लाई बाय कर देंगे इसको 100। आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हमें बेसिकली आउटपुट पावर चाहिए और इनपुट पावर चाहिए, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें आउटपुट वाली पावर तो पता है, आउटपुट वाली पावर कितनी है 24 वाट, ये हमें पता है कि आउटपुट 24 है। हाँ, इनपुट हमें मालूम करना पड़ेगा, और इनपुट कैसे मालूम करेंगे, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है ना, तो क्योंकि मैं इनपुट चाह रहा हूँ तो इनपुट वोल्टेज आएगा, इनपुट करंट आएगा, जो कि है 240 और 0.7, 240 और 0.7। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 240 इंटू 0.7, ये बराबर आता है 168 के, 168 वाट। तो अभी क्या हो गया, आउटपुट हमें पता है, इनपुट हमें पता है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करा देंगे। सो हमारे पास क्या बन गया, 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय कर देते हैं पहले 168 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बी इक्वल टू 14.2% हो जाएगी। ठीक है ना, आप कैंसिल करें तो 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ये हो जाएगा 14.28। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ रही है कि स्टूडेंट है, परफॉर्म करता है एक एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक स्टूडेंट ने सिंपल पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने पेंडुलम की लेंथ L इस्तेमाल करी, तो टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल 2 सेकंड आ गया। हमें नहीं पता लेंथ कितनी है, बस L कह दिया, तो टाइम पीरियड 2 सेकंड आ रहा है। तो डिज़ायर्ड टाइम पीरियड वो चाह रहा है कि अब 1 सेकंड हो जाए टाइम पीरियड, तो बताइए लेंथ कितनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो बात यह है कि आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे मालूम करते हैं, T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो एक बात आप याद रखो कि जो टाइम पीरियड है ना, वो बेसिकली यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। बाकी G और 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो L को जो है ना
वो फ़िलहाल यहाँ से बाहर निकालने तो एक फार्मूला बन जाएगा, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी समझा दूँगा आपको। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। तो अगर आपने फार्मूला जो है वो एल के लिए बनाना है कि लेंथ को कितना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब सीधी सी बात ये है कि टाइम पीरियड को ये कह रहे हैं कि आप आधा कर दें, ठीक है ना। तो फिर ये देखना पड़ेगा कि लेंथ कितनी हो जाएगी। इस फार्मूले को अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ और अब मैं टी की जगह पे टी का हाफ पुट करता हूँ, तो एल इज़ इक्वल टू जी टी अपॉन 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। नई लेंथ के लिए एल डैश कर देते हैं, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फाइनली क्या बनेगा, अगर इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो जी टी का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, इसको अलग ही रहने दिया और यहाँ पर 1/4 अलग आ गया, ठीक है। और ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है किसके बराबर है, ये एल के। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो आधा हो जाए, तो आपको जो लेंथ है उसको एक्चुअल लेंथ का डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, ठीक है। और लॉजिकली यही है कि आप देखें तो रूट पे डिपेंड कर रहा है ना टाइम पीरियड। तो फॉर एग्जांपल अगर रूट नहीं होता तो हम कहते हैं लेंथ को हाफ कर दो तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, लेकिन क्योंकि रूट लगा हुआ है तो समझ लो लेंथ को अगर मैं 1/4 कर देता हूँ तो फिर टाइम पीरियड 1/2 हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन था हमारे पास आ गया कि हमें लेंथ को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। रूट की वजह से याद रखना कि जो टाइम पीरियड है, शॉर्ट बात यह है कि वो √L पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा जी, नंबर 4, द कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज ईच ऑफ फोकल लेंथ f। हमें चाहिए कंबाइंड फोकल लेंथ 2 लेंसेज की जिसकी फोकल लेंथ जो है वो f के बराबर है। तो फिर क्या करें, इधर फार्मूला में पता है, वैसे फार्मूला होता है 1/f इज़ इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ना। तो अब मुझे जो फाइनल आंसर चाहिए, लेट से उसको f प्राइम कर देता हूँ और बाकी दोनों की फोकल लेंथ तो f के बराबर ही गिवन है। तो 1 + f + 1/f, ये हो जाएगा 2/f और 1/f डैश का आंसर है। बट मुझे आंसर f डैश का चाहिए, तो सीधा सीधा f/2 के बराबर आएगा, f/2 दिस वन। नंबर 5, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है और टेंशन उसमें t है और वो फिक्स्ड है बोथ एंड से और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो f के बराबर है, ठीक है जी। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि डबल कर दूँ फ्रीक्वेंसी तो टेंशन कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि ऊपर सिंपल पेंडुलम वाला सॉल्व किया हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही होगा। जस्ट आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब इस केस के अंदर जो स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है 1/2 ऑफ इट्स लेंथ और यहाँ पर बराबर आता है टेंशन और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाता है म्यू, ठीक है। इस तरीके से फार्मूला बनता है पास। ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ जो भी स्ट्रिंग है उसकी, और ये लेंथ ऑफ लूप है और फाइनली एफ फ्रीक्वेंसी और टी टेंशन है। हमें सिर्फ इनके दरमियान के मामले में बात करनी है कि भाई इनका क्या रिलेशन है। तो अभी इन्होंने क्या बोला, अभी इन्होंने बोला कि भाई मैं चाह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी डबल कर दें तो टेंशन को कितना करना चाहिए। तो अब वही शॉर्ट में समझाऊंगा आपको, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो प्रोपोर्शनल आ रहा है टेंशन के रूट के। अब मैं चाह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए। अगर तो रूट ना होता तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते टेंशन को, बट क्योंकि रूट लगा हुआ है तो इसकी लॉजिक क्या बनती है, इसकी लॉजिक ये बनती है कि अगर आप टेंशन को 4 टाइम्स करते हैं तो 4 टाइम करने की वजह से जब 4 का रूट लेंगे तो वो 2 टाइम्स हो जाएगी जो फ्रीक्वेंसी होगी। तो बेसिक बात यह है, जो आइडिया है आपने याद रखना है, रूट में है तो 4 गुना बढ़ाओगे तो रूट लेने के बाद वो ट्वाइस के बराबर आएगा। इस वजह से हम करेंगे कितना, 4t के बराबर। टेंशन को 4 गुना करेंगे तो उसका रूट लेने के बाद फ्रीक्वेंसी 2 गुना होगी। नंबर 6, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है और फ्री फॉल कर रहा है, तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन 5 सेकेंड वो कितना होगा ये हमें मालूम करना है। अब ये बात तो आपको मालूम ही है कि हमें मास की ज़रूरत नहीं है फ्री फॉल के लिए, जस्ट हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 फार्मूला क्या है, डिस्टेंस मालूम करना है, VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर या GT वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मालूम क्या करना था, हमें मालूम करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 5 सेकेंड में। डिस्टेंस VI 0 होता है जब ड्रॉप करते हैं और 5 सेकेंड की बात हो रही है, 1/2 एक्सेलरेशन डाउनवर्ड 9.8 और ये करना पड़ेगा आपको 5 का स्क्वायर
0 इंटू 5 ज़ीरो हो जाएगा, और 9.8 डिवाइड बाई 2, 9.8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, ये होता है 4.9 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है जी। अगर मैं इसको मान लेता कि अप्रॉक्सीमेटली 5 उसके बराबर है ये, अगर 10 लेता तो 10 डिवाइड बाई 2 5 होता, 5 इंटू 25 तो आपको मालूम ही है तकरीबन 125 समथिंग आएगा। तो जो भी आंसर इसके करीब होगा ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। 122, 144, दिस वन है 122.5। ठीक है ना, मैंने 9.8 से मल्टीप्लाई नहीं करा, 10 से कर लिया, तो जो भी करीब तरीन आंसर आया हमें पता लग गया कि अच्छा यही आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग बॉडी। एक बॉडी मूव कर रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और फोर्स इतनी न्यूटन है, तो वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब जैसा कि आप जानते हैं वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट, उसी से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वर्क डन इज़ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी, और डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम करते हैं, जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उनको माइनस करना पड़ेगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो क्या क्या है फाइनल हमारे पास, 2 - 1 4, 2 - 1 और 4। ठीक है, आई जे के की फॉर्म में, फिर माइनस का साइन और R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू है 3 2 - 1, 3 2 और माइनस का 1। बाकी सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, 2i माइनस का j प्लस का 4k माइनस का 3i माइनस का 2j और प्लस का k हो जाएगा। i वाली वैल्यूज़ हो गई माइनस का i, j वाली वैल्यूज़ हो गई माइनस का 3j और k वाली वैल्यूज़ हो गई 5 का k। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गई, और जब एक मरतबा डिस्प्लेसमेंट मालूम कर ली तो वर्क डन मालूम करना तो कोई मुश्किल ही नहीं है, डॉट प्रोडक्ट चाहिए हमें। फोर्स की वैल्यू, फोर्स है 4i माइनस 3j प्लस 2k, 4i माइनस 3j प्लस का 2k, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है माइनस का i माइनस का 3j और प्लस का 5k। तो सिंपल सी लॉजिक है, i वाली वैल्यू से, j वाली वैल्यू से और k वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। सो 4 1s आर माइनस का 4, 3 3s आर प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस, और ये है प्लस का 2, ये है प्लस का 5, तो 5 2s आर प्लस का 10। तो ये कितना, 10 + 9 19 और -4 ये हो जाएगा 15 जूल के बराबर, 15 जूल्स, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 8, दो फोर्सेज हैं 10 न्यूटन की और 15 न्यूटन की, वो एक्ट कर रही हैं परपेंडिकुलरली ऑन एन ऑब्जेक्ट के ऊपर 90 डिग्री पर एक्ट कर रही हैं। तो बताइए क्या होगा रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, 10 न्यूटन है और 15 न्यूटन है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से सॉल्व होगा। बेसिकली जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो जितने दोनों फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल F1 का स्क्वायर और दूसरी फोर्स का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना पड़ेगा। तो एक फोर्स थी 10 और एक फोर्स कितनी है, एक फोर्स है 10 और दूसरी फोर्स है 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। ठीक है, तो ऐड करने के बाद ये बन गया 325। ठीक है, अब जाहिर सी बात है उन्होंने थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई किया हुआ होगा, तो इसको देख लेते हैं। एलसीएम लेके क्या बनेगा, 325। ठीक है, 5 से कर लेते हैं, 5 6 = 30 और ये हो गया 5 5 = 25। फिर 5 से कर लेते हैं, 5 हो जाएगा, 5 1 = 5 और 5 3 = 15। ठीक है, और बाकी 13 1 = 13। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5√13 के बराबर, 5√13, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कॉइल, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होगा ये। प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर क्या होता है कि जैसे ही कॉइल से करंट पास होता है तो कॉइल जो है वो रोटेट होता है। ठीक है, यानी कि जो पूरा प्रिंसिपल बना वो बना टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। जैसे ही किसी करंट कैरिंग कॉइल को, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में होता है, जैसे ही उसमें से करंट पास होता है तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो यही इसका प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 10, मीटर ब्रिज इज़ यूज टू मेजर। मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज बेसिकली व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल काम करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है।
जिसका काम होता है रेजिस्टेंस को मेजर करना। रेजिस्टेंस मेजर करता है मीटर ब्रिज, प्रैक्टिकल वगैरह भी करते हैं हम लोग। अच्छा जी, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डायमेंशन फाइंड करनी है, इसमें से कौन सी है? अच्छा जी, ये हो जाएगा हमारा 11 रेजिस्टेंस की डायमेंशन। अच्छा जी, वैसे रेजिस्टेंस का सिंपलेस्ट फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है V/I। ठीक है, V/I में V का हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमें पता है वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, यही होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन, और यहाँ पर आ जाएगा Q और I आ जाएगा। ठीक है जी, तो अभी क्या करते हैं, Q को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Q किसके बराबर होता है? वर्क की तो डायमेंशन हम निकाल लेंगे। Q का हमें पता है Q बराबर होता है I इंटू टी के, तो बेसिकली फार्मूला बन जाएगा I²T। अब डायमेंशंस पुट करते हैं हर एक की। अच्छा जी, वर्क की डायमेंशन होती है mL²T-2। ठीक है जी, और जब आप निकालेंगे डायमेंशन ऑफ करंट, तो डायमेंशन ऑफ करंट के लिए हम I का स्क्वायर ही लिखते हैं, और T की डायमेंशन जो है वो T का स्क्वायर, सॉरी सिर्फ T हो जाएगा। अभी क्या करें, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो M एज इट इज़ आ गया, L का स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा, T ये ऊपर जाके हो जाएगा -1, तो T हो जाएगा -3, और फिर उसके साथ साथ हमारे पास आ जाएगा I की पावर -2। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। mL²T-3, mL²T-3 और I-2, mL²T-3, यही बात है, I-2। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज़, इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट होता है वो होता है बेसिकली डेसिबल। ठीक है, और वॉट पर मीटर स्क्वायर बेसिकली ये इंटेंसिटी का यूनिट होता है, ना कि इंटेंसिटी लेवल का, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और कैंडेला जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है। तो तीनों पर काफ़ी मिक्स होने वाले हैं। तो इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल जो हम मालूम करते हैं वो हम डेसिबल में करते हैं। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम एट, किस एंगल से फेंकें कि प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम हो, तो 45 डिग्रीज होती है। 45 डिग्री पे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्टाइल दूर जाता है, और 30 डिग्री 60 डिग्री पे उससे कम जाता है। 14। अच्छा जी, रिएक्शन है, सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर x किसके बराबर होगा। तो सिंपल सा काम है, इधर भी कर सकते हैं हम लोग, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लें, एटॉमिक नंबर्स ऐड होने के बाद कितने हो रहे हैं? 15 टोटल एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक मासेस को देख लो तो ये हो रहा है 31। ठीक है जी, और यहाँ पर जो भी चीज़ है उसका एटॉमिक नंबर होना तो 15 चाहिए, और एटॉमिक मास जो है वो 30 होना चाहिए, ताकि 15 + 0 15 ही हो जाए, और 30 + 1 31 ही हो जाए। तो 15 और 30, 15 30 15 30। अब हाँ, ये देखना पड़ेगा ना कि 15 30 में से पोलोनियम है कि फॉस्फोरस है। तो छोटा सा काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो तरीक़ेकार मैं सिखाता हूँ हमेशा थोड़ा सा पीरियड टेबल याद रखने के लिए। तो हा, ही, लाई, बीप, knopf, नी, नामक, एल, सिप्स, क्लार। आगे की ज़रूरत नहीं है, फॉस्फोरस आ गया है। तो हमें देखना था फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 और 30 बेसिकली फॉस्फोरस ही होता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो इस तरीके से टेबल को देखकर आप याद कर सकते हैं। 15 30। 15 रिलेशन बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के दरमियान का रिलेशन क्या है? याद रखिए, इनका बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा ही होती है, जब भी तो बॉडी को रोक पाती है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, लेंथ गिवन है, करंट गिवन है, एंगल 0 है, तो फाइंड द फोर्स ऑन द वायर। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो फार्मूला है ना, F = BIL साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा पे डिपेंड करता है। और अगर फॉर एग्जांपल एंगल में 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 तो 0 के बराबर होता है, तो बाकी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। पैरेलल अगर हो तो फोर्स अप्लाई होती ही नहीं है। एंगल अगर 0 हो तो कभी भी याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई नहीं होती। 17, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर डिपेंड्स अपॉन। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल,
एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली सब पे डिपेंड करते हैं, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, और अगर बेहतर ये है कि आप उसका फॉर्मूला याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका रिव्यू हो जाए कि जो फार्मूला है क्या है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का। वैसे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर होता है कितना गैल्वानोमीटर एंगल बनाता है पर यूनिट करंट, और एक्चुअली वो बराबर होता है BNA/C। ठीक है, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, A हो गया एरिया ऑफ कॉइल, और C होता है कपल पर ट्विस्ट। तो यहाँ पे NAB सब कुछ लिखा हुआ है, दैट्स वाई मैंने लिख दिया ऑल ऑफ अबव। मिनिमम वर्क डन इन डैश थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। याद रखिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन मिनिमम होता है, और मिनिमम होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है सेम वॉल्यूम वाला प्रोसेस। तो जब वॉल्यूम ही सेम है तो वर्क डन तो ज़ीरो ही होगा ना। तो बेसिकली आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर ज़ीरो वर्क डन होता है, तो मिनिमम में वही आएगा। अच्छा जी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज़ इक्वल टू, जो टेलीस्कोप है जिसको हम इन्फिनिटी पर फोकस करके रखते हैं टेलीस्कोप, तो उसकी जो लेंथ है वो हमेशा बराबर होती है FO + FE के। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज़ इक्वल टू FO + FE। और बाकी अगर माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो है जो ऑब्जेक्टिव का होता है इमेज डिस्टेंस प्लस जो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, वो दोनों बराबर होते हैं। तो फिर आंसर आता है QO + PE। क्वेश्चन नंबर 20, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन निकालनी है, सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20, तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो ये होता है कितनी अमाउंट ऑफ हीट दिया और पर यूनिट मास, और यहाँ पर आ जाएगा कितना टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके लिए तो पता है हमें व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ml² T-2 एनर्जी का यूनिट है, और एनर्जी की डायमेंशन बना सकते हैं ml² T-2। फिर नीचे हमारे पास आ गया m, और फिर आ गया हमारे पास डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा T की डायमेंशन जो है बेसिकली K होती है केल्विन के अंदर। तो क्या क्या कैंसिल हो गया, m से m हो गया कैंसिल। सो ये बात याद रखिए कि m तो होगा 0 के बराबर, l हो जाएगा स्क्वायर, t हो जाएगा -2 और k हो जाएगा इन्वर्स। m0 l² T-2, पहले तो इसको देख लेते हैं, m0 l² T-2 और केल्विन इन्वर्स ये रहा m। Question number 21, if two non-zero vectors are orthogonal to each other then their scalar product will be। अगर दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, 90 डिग्री पर हैं, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है A.B इज़ इक्वल टू AB cos थीटा। cos थीटा पे डिपेंड करता है, और अगर आप cos 90 मालूम करेंगे तो पता है आपको cos 90 बराबर होता है 0 के। तो बेसिकली पूरा का पूरा 0 ही हो जाता है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे, क्रॉस सेक्शन पे, लेंथ पे? नो, वो सिर्फ डिपेंड करती है नेचर पे। बाकी जो रेजिस्टेंस है वो याद रखिए डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पर, एरिया पर, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ नेचर पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन विल बी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन तो 0 ही होगा। 24, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट वेव्स आर। मैक्सवेल के मुताबिक जो लाइट वेव्स हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैकेनिकल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट वेव्स जो हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं इन नेचर। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन 25, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जब भी किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, जो कि बहुत सारे बच्चों को कॉमनली मालूम भी होता है। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर प्रैक्टिस के लिए, 2021 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।